लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसी से रिलेटेड टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें हमने डीएनए के टाइप्स यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए को कवर किया था। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डीएनए और आरएनए दो प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल हैं जो केमिकली न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। जो पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, सभी में मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे कि उनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो डीएनए और आरएनए जो है उसमें ये दो प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। यानी कि या तो किसी के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या किसी के पास आरएनए हो सकता है, इनमें से कोई एक। केमिकल नेचर इसका, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इनको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो दोनों ही अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, तो एक डीएनए और आरएनए। फिगर में आपको दिख रहा होगा, पहला फिगर आरएनए का है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन को कवर नहीं करेंगे, कोई एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो आरएनए जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक डबल स्ट्रैंड से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। और इसके अलावा कुछ और बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस का। ये दोनों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मेनली कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट प्रोटीन का भी होता है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, इसलिए ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसमें हम मेनली आज डिस्कस कर रहे हैं डीएनए को। तो डीएनए जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये एक स्पाइरली यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हेलिकली कॉइल्ड यानी कुंडलित हम कह सकते हैं, और अनब्रांच्ड एक स्ट्रक्चर है जो सभी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यानी कि इसमें जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल चेन होती है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए जो है सर्कुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर की जो है रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, और इन रिपीटिंग यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। केमिकली देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूक्लियोटाइड तीन मेन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ होता है। एक पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। तो ये मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और डीएनए के जो ये दोनों स्ट्रैंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, फिगर में आप दोनों स्ट्रैंड को अगर देख रहे होंगे, तो ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के एक लंबी पॉलीमर चेन को फॉर्म करते हैं, जिससे डीएनए की दोनों ही स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। डीएनए में बेस की बात करेंगे तो यहां पर जो है आप देखेंगे एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, चार प्रकार के बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है ये इसका जो मेन फंक्शन है, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हम कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनहेरिट होती है इंफॉर्मेशन, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाने का काम मेनली डीएनए का है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जेनेटिक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है।
अकरेंस की बात करेंगे कि डीएनए कहाँ-कहाँ प्रेजेंट हो सकता है या किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो डीएनए जैसे अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि डीएनए जो है लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कि वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी के सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस को छोड़ करके जिनमें कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उन प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस को छोड़कर बाकी सभी लिविंग वर्ल्ड में डीएनए एक प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो प्लांट वायरसेस का अगर हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो जैसे टीएमवी एक टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है। इसमें आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। एनिमल वायरसेस की बात करेंगे तो जैसे कोरोना वायरस था, और उसके अलावा एक और वायरस जैसे निपा वायरस होता है, और भी कई सारे वायरस हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी प्लांट वायरसेस के रूप में टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, और एनिमल वायरसेस के रूप में जैसे कोरोना वायरस हो गया, निपा वायरस हो गया। ये एनिमल वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। इसके अलावा डीएनए जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ ये रैप होकर के उसके बाहर जो है लिपट करके क्रोमेटिन को फॉर्म करता है। यानी क्रोमेटिन ये बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यही क्रोमेटिन होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि डिवीजन के अलावा जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होती है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होती है, तब डीएनए वहां पर क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए के प्रेजेंट की, तो कुछ इसके ट्रेसेस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। चाहे कोई एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, वायरल सेल है, तो हम बात कर रहे हैं मेनली यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल का और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे कि डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकली ये किस तरह के बने होते हैं। तो 3 टाइप के मेन कंपाउंड जो है डीएनए में होता है। 3 मेन कंपाउंड कौन से? सबसे पहला है पेंटोज शुगर या शुगर। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली एक ये शुगर होती है, 5 कार्बन वाली। तो 5 कार्बन होते हैं इसलिए इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। तो ये जो है पेंटोज शुगर मेनली जो होती है वो राइबोज शुगर है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर जो इसका सेकंड कार्बन होता है, ये यहां पर जो फिगर है इसमें देखेंगे, सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम की कमी के कारण या एक ऑक्सीजन एटम की एब्सेंस के कारण इस शुगर को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। इसका जो नॉमिनेशन है, जो इसका नॉमेनक्लेचर है, वो इसी से हुआ है, क्योंकि जो सेकंड जो इसका कार्बन होता है शुगर का, जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है या कमी है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज इस शुगर का नाम है। तो पहला 3 कंपाउंड में से पहला कंपाउंड हो गया पेंटोज शुगर, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा कंपाउंड है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी यहां पर डीएनए का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और तीसरा और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार जिन्हें कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो बेसिस होते हैं ये ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड होते हैं, और मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन बेस जो है ये 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इन 2 को हम प्यूरिन बेस कहते हैं। और उसके अलावा पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन एंड थाइमीन। ये डीएनए के 2 पिरिमिडीन बेसिस हैं।
तो 3 जो यहां पर अभी आए मेन कंपाउंड, पहला पेंटोस शुगर जिसका नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस जिनकी टोटल नंबर जो है 4 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इनसे मिलकर के पूरा डीएनए फॉर्म होता है, पूरा डीएनए बना होता है। अब जो है यहां पर एक और एस्पेक्ट को स्टडी कर लेते, चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल क्या कहता है? 1950 में चारगाफ ने एक रूल जो है फॉर्मुलेट किया जिसको चारगाफ इक्विवेलेंस रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए आपको मालूम है कि डीएनए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, प्लांट्स में पाया जा रहा है, एनिमल्स में पाया जा रहा है, लेकिन इतने डाइवर्सिटी में मिलने के बाद भी, अलग अलग एनिमल्स में मिलने के बाद भी, उसमें जो एक इक्विवेलेंस रूल है वो सारे एनिमल में, सारे प्लांट्स में वो सेम होगा। और वो रूल ये कहता है कि टोटल अमाउंट्स ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिडीन्स। यानी कि डीएनए किसी का भी हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, किसी का भी हो, वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स कितने होंगे, यानी कि एडेनिन और गुआनिन कितने हैं, वो बराबर होंगे हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिडीन्स के। यानी कि एडेनिन प्लस गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड साइटोसिन। अमाउंट ऑफ एडेनिन, ये दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल द अमाउंट ऑफ थाइमिन। ये यहां पर क्यों आया है, एक चीज को ध्यान रखना है, पहले वाले इक्वेशन में यहां पर एडेनिन के साथ गुआनिन लगा हुआ है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल हो जाएगा थाइमिन प्लस साइटोसिन। अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे कि इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एडेनिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन। एडेनिन ऑलवेज किसके बराबर होगा? थाइमिन के बराबर, क्योंकि जब नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होगी तो एडेनिन जो है किसके साथ बाइंड होता है? थाइमिन के साथ। तो एडेनिन के नंबर जितने होंगे वो किसके बराबर होंगे? थाइमिन के बराबर। और गुआनिन ऑलवेज इक्वल द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, और एडेनिन गुआनिन जो होता है ये बाइंड करता है साइटोसिन के साथ, तो गुआनिन की संख्या और साइटोसिन की संख्या, इनके दोनों के नंबर भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो ये कहता है चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल। चारगाफ इक्विवेलेंस रूल जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि चाहे वो वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी पर ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे कि अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर बनावट देखेंगे, आणविक संरचना, तो किस तरह की होती है। तो यहां पर दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जो है रिपीटिंग यूनिट में एक के बाद एक लगे होते हैं, जिससे जो है एक सीक्वेंस में लगने के बाद जो है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। तो उसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस विद मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजनस बेस हो और प्लस उसके साथ में जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर का एक मॉलिक्यूल हो, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड को। तो जबकि डीएनए में तो एक और चीज होती है, फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड हो जाएगा जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी होगा, पेंटोस शुगर भी होगा, प्लस फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। ये तीनों चीजें मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। ये यहां पर फिगर में दिख रहा है एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो है बीच में ये जो एक पर्पल कलर में आप देख रहे हैं, ये एक पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहां पर इसके साथ जो है ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, और यहां पर जुड़ा हुआ है इसके साथ एक ACGT, यानी कि कोई एक नाइट्रोजन बेस, कोई भी एक हो सकता है। ये एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, बट कोई एक होगा। तो ये एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड है जिसमें तीन चीजें हैं, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस।
तो यही डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो है रिपीटिंग मैनर में, यानी एक के बाद एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगता जाएगा और इस तरह से डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म कर देनी कि एक न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता जाएगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से सीक्वेंसिंग मैनर में जो है ये एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़ते जाएंगे और फिर इस तरह से एक चेन जो है फॉर्म हो जाती है। इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, जो अभी हम बता रहे थे कि डीएनए जो है एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसमें कुछ मोनोमर्स होते हैं जिनको कि हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक मैनर में जो है एक के बाद एक जो है जुड़ते जाते हैं और इनसे जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, भी जिस तरह से बताया था। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो पास के दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे कि अभी बताया ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके पास का एक और दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, ये आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो पास के दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। यानी कि अगला न्यूक्लियोटाइड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, इसके बाद एक और अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। यानी पास के दो न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज बाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है किसके बीच में बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में। यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन की जो शुगर का जो थर्ड कार्बन है उसके बीच में और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में। तो अभी आगे इसको दिखाएंगे फिगर की हेल्प से। यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड्स इन डीएनए। इस वीडियो में डीएनए से रिलेटेड जो जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सभी चीजें कवर हो जा रही हैं, जिससे आप डीएनए के हर एक पहलू को अच्छी तरह से और बहुत ही सिंपलीफाई मैनर में जान पाएंगे। क्योंकि डीएनए को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस यही है जिसके आधार पर आप आगे डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर वो सारा समझ सकते हैं। इसलिए एक डीएनए पर बेसिक वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे के टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो बॉन्ड्स की बात करें कि डीएनए में कितने टाइप के बॉन्ड्स बेसिकली बनते हैं, तो तीन यहां पर जो है बेसिक बॉन्ड्स होते हैं जो यहां पर बनते हैं। पहला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो हमने भी पीछे डिस्कस किया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कहां कहां पर होते हैं इस फिगर में देख लेंगे। पहला बॉन्ड डिस्कस करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैंने कहा था कि मान लेते हैं ये पहला फिगर में देखेंगे और इस वाली जो यहां पर चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें देखेंगे ये यहां पर हम मान के चलते हैं ये पहला शुगर मॉलिक्यूल है, पहला न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, और इस तरह से आगे की तरफ और न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होगा, पहले न्यूक्लियोटाइड को यानी इस वाले को आप देखेंगे और इस वाले को आप देखेंगे। पहले न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन यहां पर होगा उसके बीच में, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच में आप देख पा रहे होंगे। इन दोनों के बीच में यहां पर जो ये बॉन्ड बना है, मैं एरो से यहां पर डिनोट कर दे रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो यहां पर ये बॉन्ड बना हुआ है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अगेन यहां पर एरो से डिनोट कर दे रहा हूं, ये अगला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अगली वाली चेन में देखेंगे तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, सुगर मॉलिक्यूल जो है पहले न्यूक्लियोटाइड का सुगर मॉलिक्यूल के थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। और इस तरह से पास पास के जो अगले दो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से आगे की तरफ चेन बनाते जाएंगे, यानी कि उसमें आगे और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर बनता है, अगेन ध्यान दीजिए, ये बनता है अगेन यहां पर देखेंगे, ये है यहां पर पहला कार्बन सुगर पहली न्यूक्लियोटाइड का जो पहला कार्बन है उसके बीच में और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, यानी कि यहां पर ये जो एरो से अगेन मैं डिनोट कर रहा हूं, ये यहां पर बना हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी ये किसको जोड़ने का काम करता है, नाइट्रोजन बेस को और
शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है। ये यहां पर है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इसके बाद तीसरे टाइप का बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बनेगा? ये दो जो स्ट्रैंड हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के डीएनए में, जो दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। यानी कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बनते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो जुड़ेगा दूसरे चेन का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके नाइट्रोजनस बेस के साथ। यानी कि दो नाइट्रोजनस बेस के, दोनों ही चेन के जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उनके बीच में बनता है ये। यहां पर एरो से मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं। यहां पर अगले अगले वाले में देखेंगे, यहां पर अगले वाले में देखेंगे, यहां पर जहां पर एरो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बन रहे हैं? दोनों ही चेन के नाइट्रोजनस बेस के बीच में। यानी कि दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। हम कहते हैं कि एडेनिन जो है वह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है थाइमीन के साथ। तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमीन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? इनके बीच में हमेशा बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड दो। अगेन आप यहां पर फिगर में देख रहे होंगे जी और सी, हम कहते हैं गोनिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। यानी साइटोसिन के साथ गोनिन जुड़ेगा और ये जुड़ता है किस? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। इन दोनों के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये तीनों प्रकार के बॉन्ड यहां पर डिस्कस हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी कि ये डीएनए का वो मॉडल है जो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसमें उन्होंने डीएनए को किस तरह से डिफाइन किया था, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया था। तो 1953 में वॉटसन और जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने डीएनए का एक वर्किंग मॉडल जो है प्रेजेंट किया था। ये डीएनए का एक ऐसा मॉडल था जिसमें उन्होंने डीएनए की जो है केमिकल, फिजिकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन किया था। ये किस तरह से होता है, कौन कौन से पैटर्न में इसमें न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, किस तरह से चेन होती है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। यानी कि जो हम बेसिकली डीएनए का डायग्राम बनाते हैं, एक इस तरह से और फिर इस तरह से, जो दो हम इस तरह से चेन बना रहे हैं, ये जो दो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये किसकी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है। यानी कि पॉली मीन्स मैनी, कई सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती हैं। और ये जो दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, ये आपस में कैसी होती है? कॉइल्ड होती हैं। यानी कि आपस में कुंडलित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, हेलिकली कॉइल्ड होती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होती है जिस तरह से। तो ये दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं ये एंटी पैरेलल रन करते हैं। ये एग्जाम, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ध्यान रखना है, एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर जिसे कहते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब हुआ, आगे देखते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक स्ट्रैंड में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करेगा। अभी हम यहां पर जो है जब डीएनए को पढ़ रहे हैं तो एक चीज यहां पर जानना जरूरी है कि 5 प्राइम का मतलब क्या हुआ। अगर हम कहीं पर अगर डीएनए को पढ़ रहे हैं और हमें ये बेसिक चीज मालूम नहीं है तो फिर डीएनए को मतलब हम अच्छी तरह से नहीं जानते। 5 प्राइम वर्ड क्यों यूज होता है या 3 प्राइम वर्ड क्यों यूज होता है? प्राइम का मतलब यहां पर एक मतलब मार्केशन से, डिमार्केशन से है कि जब हम 5 प्राइम या 3 प्राइम नंबर की बात करते हैं तो ये बात होती है शुगर के कार्बन की। यानी कि प्राइम वर्ड लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम सिर्फ इसको 5 प्राइम ना लिख करके अगर हम इसको 3 to 5 कर देते सिर्फ,
तो ये समझ पाना मुश्किल होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उनमें भी वो भी एक रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं और उनके अंदर भी कार्बन की नंबरिंग होती है। तो अगर हम 3 to 5 लिख देते तो ये समझ नहीं पाते कि 3 अगर कार्बन है तो वो 3 कार्बन किसका है। ये जो 3 है, 3 या 5 हम लिखते हैं इसका मतलब कार्बन से होता है, लेकिन कार्बन किसका, शुगर का कार्बन या नाइट्रोजन बेस का कार्बन। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए अगर हम इसके ऊपर 3 प्राइम और 5 प्राइम इसके ऊपर मार्क कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि 3 प्राइम का मतलब है कि ये कार्बन जो है ये किसका है, शुगर मॉलिक्यूल का कार्बन है, और 5 प्राइम का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल का 5वां कार्बन की बात हो रही है, ना कि किसी नाइट्रोजन बेस के कार्बन की। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए यहां पर लिखा जाता है 3 प्राइम 5 प्राइम। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल की। एंटी पैरेलल जो बात हो रही थी यहां पर कि दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप यहां पर चित्र में देख भी पा रहे होंगे, पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम से रन कर रहा है इधर की तरफ 3 प्राइम की ओर, और दूसरा वाला देखेंगे 5 प्राइम नीचे है और 3 प्राइम ऊपर की ओर। यानी अगर यहां पर 5 है तो यहां ऊपर होगा 3 प्राइम, और यहां पर ऊपर यहां 5 प्राइम है तो यहां हो जाएगा 3 प्राइम, और यहां ऊपर 3 प्राइम है तो नीचे हो जाएगा 5 प्राइम। तो ये एंटी पैरेलल है। इसका मतलब है कि जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है 5 प्राइम एंड जो है इसमें जो है ऑलवेज आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा और फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा, यानी 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और वो फ्री है। और जबकि नीचे की तरफ 3 प्राइम एंड पर देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट कार्बन है, यहां पर सेकंड कार्बन है, यहां पर थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है। तो ये 3 प्राइम मतलब कि तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगेन हम यहां पर बात करेंगे तो ये देखेंगे यहां पर फर्स्ट शुगर कार्बन यहां पर है, सेकंड यहां पर है, थर्ड यहां पर है। तो ये तीसरे कार्बन पर जो है फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको 3 प्राइम कहेंगे। और नीचे आप देखेंगे 5 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम पर जो है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम कि ये यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड है। तो इसलिए 3 प्राइम और 5 प्राइम कहा जाता है। आगे जो है वॉटसन एंड क्रिक ने इसको और एक्सप्लेन करते हुए इसमें क्या कहा, द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो हमने भी पीछे बॉन्ड डिस्कस करे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिनसे दोनों ही स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस आपस में जुड़ते हैं, आपस में बाइंड होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 3 एंगस्ट्रॉम होती है। अब डीएनए का जो हेलिक्स होता है इसकी जो डायमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास होता है यहां से यहां तक जो डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कई सारे बुक्स में और जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, अब नैनोमीटर में भी वैल्यूज लिखी रहती हैं। तो जब नैनोमीटर में होगा तो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस करा था, जब डीएनए के टाइप्स पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जब भी एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 नैनोमीटर आ जाएगा। तो 2 नैनोमीटर का जो है इसका डायमीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम। प्यूरिन्स जो होते हैं वो ऑलवेज बाइंड विद पिरामिडीन्स, यानी कि जैसे प्यूरिन बेस कौन कौन से थे, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेंगे, यानी प्यूरिन में जैसे एडेनिन और ग्वानिन दोनों आते हैं तो वो आपस में बाइंड नहीं होंगे, बल्कि अपोजिट के साथ, यानी प्यूरिन पिरामिडिन के साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार इसके अकॉर्डिंग एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन जो है वो पेयर होता है साइटोसिन के साथ। इसके एक टर्न, यानी कि जो एक हेलिक्स का टर्न होता है उसका जो लेंथ होता है यहां से यहां तक जो दिखाया जा रहा है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। इसको जब हम नैनोमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर। यहां पर फिगर में नैनोमीटर में ही लिखा है तो 3.4 नैनोमीटर लिखा हुआ है। और इस एक हेलिकल टर्न में जो एक टर्न है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर टर्न में। और यहां पर
डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, जो एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, यानी कि दो पास के जो न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे उनके बीच का जो गैप होता है वो हो जाएगा 34 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड की जो हेलिकल टर्न है उसकी डिस्टेंस लेंथ अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो 10 को अगर हम निकालना होगा तो 10 को डिवाइड 34 को डिवाइड कर लेंगे 10 से तो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वैल्यू निकल करके आ जाएगी दो पास के न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो लेंथ है। इसको अगर नैनोमीटर में लिखना होगा तो 0.34 नैनोमीटर जो है ये पास के दो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होती है। हेलिकल में यहां पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जो है डीप एरिया होते हैं, इनको हम जो डीप इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डीप और वाइड जो होते हैं इनको हम मेजर ग्रुप्स कहते हैं, और जो शैलो होते हैं और नैरो ग्रुप्स होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, ये कहलाते हैं माइनर ग्रुप्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप कि डीएनए के डिफरेंट जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर किया होगा, और इसके बाद आप टाइप्स ऑफ डीएनए वाला वीडियो ज़रूर देखें तो आपको डीएनए से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और पॉइंट क्लियर करना बाकी रह गया हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो जो है वो बनाया जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उन टॉपिक पर भी वीडियोस जो है वो आ जाएंगी इस चैनल पर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।